हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनसाइड कोचिंग क्लासेस। तो जैसे कि हमने एग्रीकल्चर की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें अपने जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? सोइल साइंस। क्या नाम है? सोइल साइंस। तो अपना क्या टॉपिक चल रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। तो अपनों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी कर चुके हैं? अपने सोइल पार्टिकल, सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर और इसके अलावा सोइल एयर, सोइल डेंसिटी, ये जो प्रॉपर्टीज अपने कर चुकी हैं। नेक्स्ट अपनी जो आज प्रॉपर्टी है वो क्या है? मृदा ताप, यानी कि सोइल टेम्परेचर। यदि मैं टेम्परेचर की बात करूं तो तापमान है सोइल में किस किस चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूं रूट की, यदि मैं बात करूं सीड जर्मिनेशन की, यदि अपने बात करते हैं जो सोइल में जो सूक्ष्म जीव है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कितने जरूरी है टेम्परेचर। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं मैं, रूट की बात करूं, सीड जर्मिनेशन के लिए, इनके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि अपने रूट की बात करें, जड़ों की, यानी कि रूट की ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर जो जरूरी है। यदि मैं बात करूं 9 से लेके यानी कि 50 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर क्या होता है, एक रेंज है जो कि जड़ों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यदि मैं इसी में बात करूं कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की, यानी कि उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिससे क्या है रूट की क्या हो, ग्रोथ अच्छी हो, तो अपने बात कर सकते हैं 40 to 45 तक क्या होना चाहिए सोइल टेम्परेचर, जो रूट के लिए क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। इफ यदि मैं बात करती हूँ सीड जर्मिनेशन के लिए, उसके लिए अपने कह सकते हैं 20 to 25 सेंटीग्रेड तक क्या होना चाहिए टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं उसमें अपने कह सकते हैं 25 to 40 सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। यदि मैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे राइजोबियम है, एस्ट्रोबैक्टर है, उनके लिए कितना होगा 32 सेंटीग्रेड तक, ठीक है, 25 to 35 तक एक रेंज है। यदि मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीग्रेड तक होनी चाहिए। उपयुक्त रेंज यदि बात करूं तो कितनी है, 25 से 35 सेंटीग्रेड तक। और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, एस्ट्रोबैक्टर है, उनके लिए कितनी रेंज होनी चाहिए, ऑप्टिमम रेंज है जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, तो कितनी रेंज है 32 सेंटीग्रेड। सोइल्स और क्या बात कर सकते हैं अपने, देखते हैं कि सोइल टेम्परेचर है तो कौन सी लेयर में ज्यादा वेरिएशन होता है। मैं कह सकती हूँ कि जो सोइल सरफेस होती है, जो ऊपर की 0 से 5 सेंटीमीटर तक जो लेयर होता है उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है, फ्लक्चुएशन यानी कि वेरिएशन होगा। तो मैं कह सकती हूँ 0 से 5 सेंटीमीटर तक दैनिक तापांतर अपने को क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है सोइल में, दैनिक तापांतर, यानी कि सबसे ज्यादा अपने को वेरिएशन कौन सी सतह में मिलता है सोइल की, 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक। यदि मैं बात करूं सोइल टेम्परेचर है वो किससे मेजरमेंट कर सकते हैं, तो किससे होगा, सोइल थर्मोमीटर से। किससे होगा, मृदा तापमापी से। तो ये सब बारे किसके एक बेसिक बातें हैं कि सोइल में सोइल टेम्परेचर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, रूट की ग्रोथ के लिए है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन के लिए अपने बात कह सकते हैं, सीड जर्मिनेशन के लिए यदि मैं बात करूं मॉइस्चर भी जितना इंपॉर्टेंट है उसी के साथ टेम्परेचर भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्या एक फैक्टर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए भी सोइल टेम्परेचर कितना जरूरी है। तो अलग अलग जो जीवाणुओं के लिए अलग अलग टेम्परेचर बताया हुआ है, जैसे 25 से 35 सेंटीग्रेड तक रेंज है, उसमें से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो जीवाणु होते हैं उनके लिए कितना है 32 सेंटीग्रेड। एक अब इसमें पढ़ेंगे अपने विशिष्ट ऊष्मा, क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। तो क्या होता है स्पेसिफिक हीट में, अपने कह सकते हैं किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी कि ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी जितनी क्या होगी हीट की आवश्यकता होगी, नीड होगी हीट की, वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट ऊष्मा। उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा, जिसे अपने क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट।
तो ये क्या है कि किसी भी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा को, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की 1 ग्राम क्वांटिटी को उसका 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो, जितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होगी, वो उस पदार्थ की क्या कहलाता है, विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट होगा। जैसे अपने बात करें वाटर का कितना होता है, सोइल की कितनी होती है, ठीक है। यदि मैं बात करूं सोइल की कितनी है, 0.2 कैलोरी, 0.2 कैलोरी ग्राम प्रति सेंटीग्रेड। वाटर की बात करें 1 कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड, यानी कि अपने को पता चल रहा है कि सोइल की जो विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट कितनी है, कम है कंपेयर टू वाटर। अपने देख सकते हैं, अपने को पता है कि सोइल जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है, तो उसका रीजन क्या है, स्पेसिफिक हीट, यानी कि उसमें जितनी जल्दी पदार्थ को गर्म होने की मात्रा, जितनी ऊष्मा पदार्थ को गर्म होने की रिक्वायरमेंट है, उतनी वो जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यदि अपने पानी की बात करें तो पानी क्या होगा, उसको जितना गर्म होने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको क्या लगेगा, ठंडा होने में लगेगा। तो अपने कह सकते हैं कि सोइल की क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.2 कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड। तो अपने तभी कहते हैं कि मृदा यानी कि सोइल है वो जल्दी क्या हो जाती है, जल्दी ठंडी व गर्म होती है। उसका रीजन क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, कम है कंपेयर टू वाटर। देन अपने बात करते हैं, ये होगी सोइल टेम्परेचर की बात, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं सोइल कलर। सोइल कलर के बारे में अपने बात करते हैं। अपनों ने देखा है कि हर जगह क्या है, सोइल की क्या है, कलर अलग अलग है। यदि किसी सोइल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा है तो उसका कलर भी क्या होगा, गहरा होगा, ठीक है, यानी कि डार्क होगा। यदि किसमें क्या है, अलग अलग मिनरल्स है तो मिनरल्स के कारण क्या उसमें जो सोइल का कलर भी क्या है, उनका डिफरेंट दिखाई देता है। अपने बात कर सकते हैं, जो उन्होंने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि सोइल में जो पेरेंट मटेरियल होता है, जो उसका पेरेंट मटेरियल से जो सोइल का फॉर्मेशन होता है, तो अपने देखते हैं जिस पेरेंट मटेरियल में जो खनिज तत्व होंगे, वही खनिज तत्व क्या होंगे, अपने सोइल में अपने दिखाएंगे। और उन पेरेंट मटेरियल में जो खनिज तत्व है, यानी कि जो मिनरल है, उन मिनरल्स के कारण उनमें अलग अलग कलर क्या दिखाई देंगे। जैसे ब्लैक सोइल है, ठीक है, उसका ब्लैक कलर क्यों है, क्योंकि उसमें टाइटेनियम क्या है, एक खनिज तत्व है, ठीक है। येलो कलर क्यों है सोइल का, उसमें क्या है, आयरन के हाइड्रोक्साइड है। तो अलग अलग सोइल में अलग अलग खनिज तत्वों के कारण उनका क्या दिखाई देता है, कलर डिफरेंट दिखाई देता है। सोइल कलर ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको अपने आंखों से भी क्या देख सकते हैं। तो अपने बहुत सारी सोइल्स पढ़ेंगे, उनका क्या क्या कलर है और किस किस मिनरल्स के कारण उनका कलर है, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसमें अपने ये देखते हैं कि एक सोइल के कलर को निर्धारण करने के लिए एक चार्ट दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है जिससे क्या अपने डिफाइन कर सकते हैं कि कलर कौन सा है। तो उस चार्ट का नाम क्या है, मुंसेल कलर रंग चार्ट, या इसे अपने कह सकते हैं कलर चार्ट, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट ने बताया कि कलर है जो वो कैसे डिफाइन होता है, ठीक है, और उसने अपने नाम से इस कलर चार्ट का नाम लिखा है मुंसेल कलर चार्ट, है जिससे अपने को पता चलता है, यानी कि कलर का निर्धारण, रंग का निर्धारण करने का चार्ट कौन सा है, मुंसेल कलर चार्ट। तो इन्होंने किस टाइप से बताया, किस तरह इसका वर्गीकरण किया, उसके बारे में देखते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एक तो उसमें हु होता है, सेकंड इसमें क्या होगा, वैल्यू होगा, थर्ड इसमें क्या होगा, क्रोमा। ये अलग अलग वर्गीकरण दिए कि सोइल को किस बेस पे अपने क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, कलर कौन सा है, यानी कि डोमिनेंट कलर कौन सा है, इसमें अपने कह सकते हैं प्रभावी कलर कौन सा है, मृदा का क्या कह सकते हैं, प्रभावी रंग, ठीक है। डोमिनेट कलर कौन सा है, या कलर ऑफ स्पेक्ट्रम कौन सा है। यदि अपने वैल्यू की बात करते हैं तो इसमें क्या पता चलेगा अपने को, डार्कनेस, सोइल की डार्कनेस, और क्या पता चलेगी, लाइटनेस, यानी कि गहरा और हल्के रंग की पहचान होगी अपने को। देन आता है
क्रोमा। क्रोमा में क्या मिलता है अपने को? प्योरिटी। किसके बारे में पता चलती है? प्योरिटी के बारे में, ठीक है, शुद्धता के बारे में अपने को पता चलेगा कलर के। तो ये 3 भागों में विभक्त किया गया है सेल कलर चार्ट को, हु, वैल्यू और क्रोमा। इसके आधार पर अपने क्या कर सकते हैं? सोइल के कलर का पहचान कर सकते हैं। इसके एक चार्ट बना हुआ है जिससे डार्कनेस का पता चलता है, लाइटनेस का है, प्योरिटी का, और इसमें कौन सा कलर है उसके बारे में क्या होता है? पता चलता है, ठीक है। एक होती है, 2 प्रोसेस होती है कि सोइल का कलर किस तरह से अपने को पता चलता है। एक होती है लिथोक्रोमिक। ये 2 प्रोसेस है जब सोइल का मैन्युफैक्चर यानी कि जब सोइल का फॉर्मेशन होता है तब लिथोक्रोमिक में अपने को पता चलता है। लिथो का मतलब क्या होता है? प्लस क्रोमिक। क्रोमिक का मतलब है कलर से, लिथो का मतलब है स्टोन। मैं कह सकती हूँ जैसे कोई सोइल है उसमें कौन से स्टोन है, यदि रेड स्टोन है उस सोइल में, यानी कि कौन सा खनिज है, ये किसको शो करता है कि सोइल की जो प्रोसेस के टाइम उस सोइल में यानी कि पेट्रक पदार्थ में कौन सा खनिज है, कौन सा खनिज कंटेंट है। यदि उसमें रेड स्टोन है तो अपने को पता चलेगा कि अपनी सोइल की फॉर्मेशन में कौन सी सोइल बनेगी? रेड सोइल। इसी तरह इसकी दूसरी है पेडोक्रोमिक। पेडोक्रोमिक में क्या है कि सोइल की फॉर्मेशन में सोइल में किसकी मात्रा ज्यादा होगी? यदि उसमें ऑर्गेनिक मैटर की ज्यादा मात्रा है तो अपनी सोइल में प्रोसेस है तो उसमें क्या होगी? जो सोइल बनेगी उसमें भी क्या होगा? सोइल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, प्लस कलर क्या होगा? डार्क होगा, ठीक है। क्या होगा? कलर क्या होगा? ब्लैक होगा या ब्राउन होगा। तो ये 2 प्रोसेस है, एक तो पेडोक्रोमिक है, ठीक है, एक कौन सी है? लिथोक्रोमिक। ये दोनों कौन सी प्रोसेस है? सोइल फॉर्मेशन के टाइम सोइल में किस तरह से सोइल का फॉर्मेशन होता है। जब उसमें स्टोन होंगे, खनिज तत्व होंगे तो होगा लिथोक्रोमिक। यदि इसमें ऑर्गेनिक मैटर या मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है, ऑर्गेनिक कार्बन पदार्थ की ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक अपनी सोइल में क्या होगा? सोइल फॉर्मेशन के टाइम इसमें क्या होगी? सोइल क्या होगी? अपनी डार्क होगी और उसमें भी कार्बन पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं सोइल कलर में, फर्स्ट अपने सोइल पढ़ते हैं कार्बनिक सोइल। कार्बनिक मृदा जिसमें क्या है? वह मृदा जिसमें मोर देन 20% ऑर्गेनिक कंटेंट हो, तो वो कौन सी सोइल होगी? ऑर्गेनिक सोइल। कौन सी सोइल होगी? ऑर्गेनिक सोइल या कार्बनिक मृदा, ठीक है। तो इसका रंग भी कैसा होगा? भूरा होगा। कैसा होगा? भूरा। सेकंड अपने बात करें लवणीय मृदा यानी कि सलाइन सोइल। सलाइन सोइल जिसमें यानी कि अपने कह सकते हैं सोल्ट की मात्रा क्या होगी? जिसमें सोल्ट की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, तो उससे फॉर्मेशन होगा, वो सोइल का कलर भी क्या होगा? व्हाइट होगा। तो वो सोइल कौन सी बन जाएगी? सलाइन सोइल। देन अपने देखते हैं ब्लूई मृदा यानी कि सैंडी सोइल। तो सैंडी सोइल में किसका कंटेंट ज्यादा होगा? सिलिका का। किसका? सिलिका का। तो उससे जो सोइल बनेगी उसका कलर क्या होगा? ब्राउन होगा, और सोइल कौन सी बन जाएगी? सैंडी सोइल। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं ब्लैक सोइल। तो इसका कलर क्यों ब्लैक होता है? क्योंकि इसमें एक तत्व होता है, एक मिनरल्स होता है जिसका नाम क्या है? टाइटेनीफेरस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मिग्नोटाइट। इस खनिज तत्व यानी कि इस मिनरल्स के कारण क्या होता है? इसका कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। यदि मैं बात करूं रेड सोइल, रेड सोइल में रेड कलर क्यों होगा? इसमें क्या होता है? आयरन के ऑक्साइड यानी ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन के ऑक्साइड क्या होगी? ज्यादा होंगे, तो इससे बनने वाली सोइल क्या होगी? रेड होगी। और इसमें जो मिनरल तत्व होगा वो क्या होगा? हेमेटाइट। क्या होगा? उसका नाम क्या होगा? हेमेटाइट। तो इस तत्व का नाम क्या है? हेमेटाइट। यदि मैं और रेड सोइल में मैं कह सकती हूँ यदि रेड सोइल में आयरन की मात्रा यानी कि ज्यादा है और सोइल क्या है? ड्राई है। क्या है? सोइल यदि ड्राई है यानी कि उसमें पानी नहीं है तो वो सोइल कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन सोइल, ठीक है। कौन सी सोइल होगी? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसमें येलो सोइल यानी कि पीली मृदा। इसमें क्या होगा? आयरन के
आयरन के हाइड्रो ऑक्साइड क्या होगा, आयरन के हाइड्रो ऑक्साइड क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। तो इस करके सोइल का क्या कलर है, येलो सोइल। और इसमें क्या होगी, जो आयरन की मात्रा भी क्या होगी, मीडियम होगी, यानी कि मीडियम यानी कि ना कम है ना ज्यादा है। और इसमें क्या होगी, वाटर की क्या होगी, मीडियम ही क्या होगी, रेंज होगी। यानी कि ये कौन सी सोइल है, नम सोइल है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इस सोइल का कलर भी क्या होगा, पीला कलर होगा। और क्या, आयरन के क्या हो गए, हाइड्रो ऑक्साइड होगी और नम सोइल होगी, जिसमें क्या होगा, वाटर कंटेंट ना तो लेस है और ना ही कम है। तो इसको कौन सी बोल सकते हैं, हाइड्रेट सोइल, हाइड्रेट सोइल भी बोल सकते हैं। जैसे अपने ऑक्सीडाइज रिड्यूस है, उसी तरह ये कौन सी है, हाइड्रेट सोइल। नेक्स्ट कौन सी है अपनी, ब्राउन सोइल। तो इस सोइल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें कलर क्या होगा सोइल का, आयरन के, इसमें क्या होगा, इसमें वाटर एक्सेस, आयरन की मात्रा क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और सोइल कौन सी होगी, वेट सोइल, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा, क्या होगा, वाटर क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो इसको क्या बोलेंगे अपने, रिड्यूस्ड सोइल। कौन सी सोइल, रिड्यूस्ड सोइल, यानी कि अपचयित मृदा। तो ये अलग अलग सोइल है। कौन सी सोइल का कलर कौन कौन सा है, येलो सोइल है जिसमें क्या है, आयरन के हाइड्रो ऑक्साइड है, आयरन की मात्रा इसमें मध्यम है, और वाटर क्या है, ऑप्टिमम वाटर है, यानी कि नम सोइल है, ठीक है। तो इस सोइल को क्या बोला गया, हाइड्रेट सोइल बोला गया। और कलर कौन सा है, येलो। यदि ब्राउन सोइल की बात करूं, इसमें क्या है, वाटर क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। तो इसमें क्या, वाटर एक्सेस अमाउंट में है, आयरन भी एक्सेस अमाउंट में है। तो क्या होगा, इसमें कौन सी मृदा होगी, रिड्यूस मृदा होगी। पीछे अपन लोग देखा था रेड सोइल, इसमें क्या था, आयरन के ऑक्साइड थे, ठीक है। तो ये सोइल कौन सी रेड, इसमें जो तत्व था कौन सा, हेमेटाइड। और ये कौन सी सोइल है, ड्राई सोइल है, तो इसको कौन सी सोइल बोला गया, ऑक्सीडेशन सोइल बोला गया। तो अपने पास होगी हाइड्रेट सोइल, रिड्यूस सोइल और ऑक्सीडेशन सोइल। तो ये अलग अलग सोइल है जिनमें अलग अलग मिनरल है और उनका अलग अलग क्या है, कलर है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे सोइल वाटर। अपने क्या सकते हैं, मृदा के रंध्रों में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सोइल पोर्स इज नोन एज सोइल वाटर। तो सोइल वाटर में अपने क्या सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, अपने सोइल मॉइस्चर भी कह सकते हैं, यानी कि मृदा नमी, क्या बोल सकते हैं, मृदा नमी। और क्या कह सकते हैं अपने इसको, सोइल सोल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसके अन्य नाम है। यदि सोइल वाटर की बात करें तो अपने सबसे पहले देखेंगे कि सोइल में वाटर किस फोर्स से प्रेजेंट रहता है। मतलब सोइल पार्टिकल है जो वाटर को किस फोर्स यानी कि किस प्रेशर या किस टेंशन से क्या है, अपने आप को बॉन्ड करके रखते हैं, अपने आप को होल्ड करके रखती है। तो कौन सा फोर्स है यानी कि कौन सा बल है जो सोइल और वाटर के मध्य में लगता है। तो दो प्रकार के फोर्स है जो इसमें, जिससे क्या होता है कि सोइल और वाटर में क्या रहता है, पानी क्या होता है, जुड़ा रहता है, यानी कि कनेक्टिविटी बनी रहती है। सबसे पहले है संसंजन बल, जिसे क्या बोलते हैं, एडिशन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, संसंजन बल के बारे में बात करते हैं, जिसमें क्या होगा, सेम वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो क्या होंगे, सेम वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे। याद मैं बात कर सकती हूँ सोइल पार्टिकल के सेम हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल के क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल के। यानी कि जब सेम पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बल लगता है, संसंजन बल, ठीक है। यदि दूसरे की बात करें अपने असंजन बल, असंजन बल जिसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। इसमें क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यदि मैं बात करूं वाटर का जो मॉलिक्यूल है किससे जुड़ रहा है, सोइल पार्टिकल से जुड़ रहा है, तो ये दोनों क्या आपस में क्या है, डिफरेंट है। यानी कि डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स में आपस में बॉन्ड बनेगा, ये जुड़ाव होगा, ये जिस प्रेशर से आपस में जुड़ेंगे वो कौन सा बल हो जाएगा, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, असंजन बल, ठीक है। तो इन दो फोर्स है जिसके कारण क्या होता है, सोइल पार्टिकल पर
वाटर है जो सरफेस पे क्या रहता है, आपस में क्या रहता है, इनमें जुड़ाव रहता है, यानी कि ये क्या बनाते हैं, आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। अब सोइल के अलग अलग क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल वाटर, उसके बाद जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल वाटर। तो फर्स्ट अपने पढ़ रहे हैं मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण। यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल वाटर। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सोइल क्लासिफाई किए गए, कौन कौन से वाटर है जो क्लासिफाई किए हुए हैं, कौन सा वाटर है कि जो पौधों के द्वारा यानी प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है, कौन सा है जो कि वेस्ट हो रहा है, और कौन सा है जो कि अनअवेलेबल हो रहा है प्लांट को। तो सबसे पहले इसमें होगा गुरुत्वीय जल, यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। देन उसके बाद में केशिका जल, जिसे बोलते हैं कैपिलरी वाटर, क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। थर्ड उसके बाद में बोलेंगे आर्द्रताग्राही जल, आर्द्रताग्राही जल जिसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। तो ये तीन टाइप के हैं जिसमें दिया हुआ है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। फर्स्ट कौन सा गुरुत्वीय जल, सेकंड कौन सा केशिका, थर्ड कौन सा आर्द्रताग्राही जल। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे गुरुत्वीय जल की। तो ये जो जल पर जो वाटर मॉलिक्यूल जो सोइल से जुड़े रहते हैं, यानी कि सोइल पार्टिकल से जो क्या है, सोइल पार्टिकल से जो जल के अणु आपस में जुड़े रहते हैं, उन पे क्या लगता है, तनाव लगता है, यानी कि टेंशन लगता है, उसको क्या उसको किस में मेजरमेंट करते हैं, या तो एटमॉस्फेयर या बार में। यानी कि टेंशन को मेजरमेंट करने की इकाई है, यूनिट है, उसको क्या किस में करते हैं, एटमॉस्फेयर में या बार में, ठीक है। एक इसके अपोजिट में होता है विभव, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल। ये क्या होता है, पॉजिटिव में होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव में होगा। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर होंगे ना जो, वो तो सेम होंगे, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का ही फर्क होगा इसमें। तो अपने बात करते हैं फर्स्ट गुरुत्वीय जल। तो इस यानी कि ग्रेविटेशनल, इसमें कह सकते हैं अपने, जब अपने फील्ड में एक्सेस पानी हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, कुछ पानी होता है जो सोइल पार्टिकल के द्वारा होल्ड नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको ऑब्जॉर्व करने नहीं किया जा पाता। तो वो पानी क्या होता है, नीचे चला जाता है, सोइल की सरफेस एरिया से जो पानी नीचे चला जाता है, गुरुत्वीय बल के कारण जो पानी नीचे चला जाता है, वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय जल। अपने कह सकते हैं वह जल की मात्रा जो जो बल के विरुद्ध मृदा में ठहरता नहीं है, क्या नहीं है, वो मृदा में क्या है, सोइल पार्टिकल के द्वारा क्या नहीं कर पा रहा, होल्ड नहीं किया जाता। जब एक्सेस वाटर हो जाएगा, सोइल पार्टिकल से होल्ड नहीं किया जाएगा, तो वो गुरुत्वीय बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो वो वाटर क्या होगा, ग्रेविटेशनल वाटर। और ये जो वाटर होगा, जो सोइल पार्टिकल के जो माइक्रो होंगे यानी कि लार्ज होंगे जो फोर्स, उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो वो क्या है, वाटर प्लांट्स को क्या नहीं होगा, अवेलेबल भी नहीं होगा। तो अपने कह सकते हैं वह जल की मात्रा जो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध मृदा में ठहरता नहीं है, मृदा के मृदा की सतह से नीचे चला जाता है, वो वाटर कौन सा आएगा, ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। यह जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है।
यह जल मृदा के वृत्त कणों यानी कि मैक्रोपोर्स में क्या होगा, कणों में क्या होगा, उपस्थित होगा, उपस्थित होता है। जो बड़े कण होंगे यानी कि बड़े कण वो 0.0 मिमी से क्या होंगे, जो लार्ज होंगे, वो कौन से होंगे, मैक्रोपोर्स, जिसमें क्या होगा, सोइल का जो वाटर होता है वो होल्ड नहीं होता और पानी क्या चला नीचे चला जाता है, वो कौन सा वाटर होगा, ग्रेविशनल वाटर। तो अपने देखेंगे कि इस ग्रेविशनल वाटर पे सोइल पार्टिकल क्या, सोइल पार्टिकल पर कितना फोर्स यानी कि कितना बार तक वो होल्ड किए होते हैं। तो अपने वो देख लेते हैं 0 से लेके 0.33 बार तक जो पानी को होल्ड किया होता है या टेंशन है, उसे कितना बताए, क्या रेंज बताइए उसकी, 0.00 से लेके 0.033 तक। तो ये ग्रेविशनल वाटर की एक रेंज दे रखी है, किस टेंशन पे वाटर क्या हुआ उससे जुड़ा हुआ है, कितने फोर्स से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर यानी कि केशिका जल। केशिका जल कौन सा होगा, वह जल जो मृदा के छोटे छोटे रंध्रों में उपस्थित होता है एवं पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है या यूज किया जाता है, वो कौन सा होगा, कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर अपने को पता है ये किसमें जुड़े होंगे, किसमें होंगे, कैपिलरी पोर्स यानी कि माइक्रो पोर्स में क्या होंगे, प्रेजेंट होगा, ठीक है। माइक्रो पोर्स में क्या होगा, वाटर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो वो कितना साइज होगा, 0.06 मिमी तक जो पानी उपलब्ध होगा वो किसमें होगा, सूक्ष्म रंध्रों में यानी कि माइक्रो पोर्स में, जो छोटे छोटे रंध्रों में उपस्थित और वो पौधों के द्वारा क्या कहता है, यूटिलाइज किया जाता है, या के द्वारा यूज किया जाता है, वो क्या होगा, कैपिलरी वाटर है। तो इसमें कितना कह सकते हैं अपने, 0.33 से 0.31 एटमॉस्फेयर तक जो पानी उपलब्ध रहेगा वो कौन सा होगा, कैपिलरी वाटर। मैं यहाँ एक बता सकती हूँ, जैसे नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं आर्द्रता ग्राही जल। कौन से, थर्ड नंबर, आर्द्रता ग्राही जल यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वह जल की मात्रा जो मृदा के कणों के चारों तरफ एक झिल्ली बनाकर चिपके, झिल्ली बनाकर क्या रहेगा, चिपका, या मैं इसको कहती हूँ कि स्ट्रॉन्गली क्या होगा, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गली यानी कि टाइटली क्या होगा, वो वाटर क्या होगा, सोइल पार्टिकल के साथ क्या चारों तरफ एक झिल्ली बना के क्या रहेगा, चिपका रहेगा। तो वो कौन सा होता है, आर्द्रता ग्राही जल। यह जल पौधे को उपलब्ध नहीं होता, यानी कि ये जो जल होगा पौधे के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यानी पौधे को ये क्या है, प्राप्त नहीं हो सकता। ये कह सकते हैं यह पौधे को प्राप्त नहीं होता है। ये किस टेंशन से जुड़ा रहता है, 31 एटमॉस्फेयर से अधिक, क्या लिख सकते हैं, या 10,000 एटम तक कह सकते हैं, या बार कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, टेंशन या फोर्स की क्या है, ये क्या है, एक यूनिट है। अब अपनों ने अपनों ने अपने क्या कितने पढ़ लिए, हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। फर्स्ट कौन सा पढ़ा था, ग्रेविशनल वाटर अपने को पड़ता है, जो कि क्या है कि समतंत्र जल है और वो क्या चला जाता है, नीचे चल जाता है सोइल सरफेस में, ये क्या है, प्लांट्स को उपलब्ध नहीं होता। नेक्स्ट कौन सा, कैपिलरी है, जो कि मृदा के छोटे छोटे रंध्रों में उपस्थित रहेगा, वो क्या कैपिलरी है, ठीक है। इसी के बाद अपनों ने कौन सा पढ़ा, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक में है कि वो सोइल पार्टिकल के साथ एक टाइटली बॉन्ड बना लेते हैं, चिपका रहता है, वो क्या होता है, सोइल की वो क्या होगा, जो प्लांट्स को क्या नहीं होगा,
उपलब्ध ही नहीं होगा, यानी कि प्लांट के ये वो क्या नहीं होगा, यूज ही नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अभी मैं थोड़ा सा इसको जैसे अपने सोइल पार्टिकल की बात करें, ठीक है, यदि सोइल पार्टिकल की बात करें, सबसे पहले जैसे मैं बात करती हूँ आर्द्रता ग्राही जल की, उसमें क्या होता है, ये सोइल पार्टिकल कौन के साथ क्या है, वो टाइटली क्या होता है, एक बॉन्ड बना लेता है। यदि मैं बात करूं ड्राई सोइल की, ठीक है, ड्राई सोइल का कोई पार्टिकल है, यदि वो वायुमंडल के क्या आती है, समक्ष आती है, वायुमंडल के अंदर कोई ड्राई सोइल को रखते हैं, तो वायुमंडल से क्या प्राप्त करेगी, नमी प्राप्त करेगी, यानी कि एब्जॉर्ब करेगी, तो वो पानी होगा। अभी कोई सोइल पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, ड्राई सोइल है, थोड़ी सी इसको वायुमंडल से क्या मिली, नमी मिली है, हल्की फुल्की बारिश हुई, कहीं से भी इसको पानी मिला, तो क्या पानी आकर क्या होगा, इस सोइल पार्टिकल के क्या होगा, चारों तरफ आके क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा। बट ये क्या प्लांट्स को क्या नहीं होगा, प्लांट के लिए यूटिलाइज के लिए इतना नहीं होगा कि प्लांट उसको यूज कर ले। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, जैसे कैपिलरी वाटर है, ठीक है, उसमें देखो अपने ने इरिगेशन अप्लाई की, ठीक है, क्या दिया, इरिगेशन किया, या अपने को पता चला कि रेन हुई है, उससे क्या होगा, वाटर हो गया काफी, तो ठीक है, कुछ पानी होगा वो सोइल पार्टिकल में जमा हो जाएगा, ठीक है, और कुछ जो पानी सोइल पार्टिकल में जमा हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स को क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा इरिगेशन करने के बाद। यदि बहुत एक्सेस में रेनफॉल हो जाती है, तब जो पानी होगा, जो सोइल पार्टिकल के द्वारा क्या नहीं होगा, होल्ड नहीं कर पाएंगे, वो पानी क्या होगा, ग्रेविटी के कारण क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो तीन ही पानी अपने पास, एक जो सोइल पार्टिकल के साथ एकदम टाइटली चिपके रहते हैं, आर्द्रता ग्राही जल होगा, ठीक है, और वो जल जो रंध्रों में पार्टिकल के द्वारा होल्ड किया जाता है, वो क्या होगा, कैपिलरी होगा, ठीक है। थर्ड कौन सा होगा, थर्ड अपना कौन सा हो गया, ये जो ग्रेविटेशनल वाटर है, जो एक्सेस वाटर हो जाता है, ठीक है, जो सोइल पार्टिकल के द्वारा होल्ड नहीं किया जाएगा, वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल वाटर। 0.0 इसको मेरे को देखना पड़ेगा, 0.0 सोइल पार्टिकल का एक बार इसको चेक कर लूं, यही है इसका सोइल माइक्रो और मैक्रोपोर्स का, ठीक है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट, ये तो हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद अपने पढ़ेंगे जैविक वर्गीकरण। अपने ऐसे लिख सकते हैं, मृदा जल का जैविक वर्गीकरण, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल वाटर। तो उसमें अपने पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से जल आते हैं, जैसे समतंत्र जल, नेक्स्ट कौन सा है, उपलब्ध जल, थर्ड कौन सा है, अनुपलब्ध जल, वो कौन सा था, भौतिक वर्गीकरण, और ये कौन सा है, जैविक वर्गीकरण। समतंत्र जल अपने को पता ही चल गया, जो क्या होगा, पौधों को के लिए क्या होगा, एक्सेस वाटर हो जाएगा। उपलब्ध जल जो कैपिलरी में था, अनुपलब्ध जल जो ग्रेविटी में होगा। तो अब इसके बारे में अलग अलग जैसे अपने कह सकते हैं, एक रेंज है जिस रेंज पे यानी कि टेंशन पे वाटर प्रेजेंट रहता है अपने। फील्ड कैपेसिटी, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ड्राई सोइल, और ये कौन सी होगी, ओवन ड्राई सोइल। तो इसके आधार पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। अपने को पता है कि जब वाटर किसमें प्रेजेंट हो, 0 से 0.33 एटमॉस्फेयर, ये सारी क्या है, बार या एटमॉस्फेयर में है, तो वो कौन सा वाटर होगा, गुरुत्वीय जल। कौन सा होगा, गुरुत्वीय जल, ठीक है।
जैसे जैसे क्या हो गई पानी की, यानी जैसे जैसे टेंशन क्या होगा ज्यादा होता जाएगा, पानी की क्वांटिटी क्या होती कम जाएगी। जैसे अपने को पता है यहाँ पे पानी की, यहाँ पे अपना टेंशन क्या है कम है, तो यहाँ पे पानी क्या है एक्सेस है, ठीक है। जैसे जैसे पानी की ये टेंशन वो बढ़ता जाएगा और पानी क्या होगा कम होता जाएगा। इसी तरफ क्या है पानी ज्यादा और इस तरफ क्या है पानी क्या है कम है। अपने कह सकते हैं जितनी टेंशन बढ़ेगी उतना क्या होगा अपने पास पानी क्या होगा कम होगी। वही कहते हैं जितनी टेंशन कम होगी उतना ही अपने लिए अच्छा है, तो जितनी टेंशन कम है उतना क्या अपना पानी क्या है वाटर कंटेंट क्या है ज्यादा है। तो इधर की तरफ अपना क्या वाटर कंटेंट क्या हो रहा है कम हो रहा है, बट टेंशन क्या हो रही है बढ़ रही है। ये देखिए 0.33 से यहाँ तक अपने कौन सा वाटर कह सकते हैं कैपिलरी वाटर, यानी कि केशिका जल, ठीक है। उसके बाद अपने कह सकते हैं ये कौन सा जल होगा अपना आर्द्रताग्राही जल। अब अपने यहाँ पे बात करते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होगा जब एक बार अपने पानी की पौधा सूखने के बाद एक बार सिंचाई करते हैं फिर भी क्या होता है प्लांट क्या नहीं होता ग्रो नहीं हो पाता, अपनी जो रिकवरी नहीं कर पाता, तो वो क्या होगा परमानेंट क्या होगी विल्टिंग पॉइंट। तो अपने कह सकते हैं जब प्लांट की फील्ड कैपेसिटी क्या होता है फील्ड कैपेसिटी अपने कह सकते हैं जब इरिगेशन करने के बाद 24 to 48 आवर के बाद जो पानी फील्ड में उपस्थित रहता है, ठीक है, वो क्या जितनी मात्रा पानी की उपलब्ध रहेगी वो क्या कहलाएगी फील्ड कैपेसिटी। यानी इरिगेशन होने के बाद या रेनफॉल होने के बाद कुछ जो 48 से 72 घंटे के बीच 24 से 72 घंटे के बीच में जो पानी फील्ड में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, जो पानी पौधों को उपलब्ध होगा वो क्या कहलाएगा फील्ड कैपेसिटी। यहाँ पे अपने पास 100% ही वाटर है, ठीक है, मैक्सिमम वाटर है। होल्ड कैपेसिटी में क्या है यहाँ पे 100% है, तो फील्ड कैपेसिटी में कितना हो जाएगा 50%। यहाँ पे क्या है एक्सेस वाटर है, ठीक है, 24 to 72 आवर या 48 आवर तक जितना पानी प्रेजेंट होगा, जो एक्चुअली पानी फील्ड में प्रेजेंट होगा और प्लांट्स को उपलब्ध होगा, जो उसे क्या बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी से लेकर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक जो अब पानी उपलब्ध होगा वो कौन सा पानी होता है उपलब्ध जल, उसको क्या बोलेंगे उपलब्ध जल, जिसे क्या बोलते हैं अपने 0.33 एटमॉस्फेयर से लेके, ठीक है, कहाँ तक उपलब्ध होगा अपने को परमानेंट विल्टिंग 15 एटमॉस्फेयर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक जो पानी प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा उपलब्ध जल, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इसके आर्द्रताग्राही जल की, ठीक है। आर्द्रताग्राही जल कितना दे रखा है 31 से लेके 10,000 तक। अभी अपने बात करते हैं कि समतंत्र जल कितना होगा, अनुपलब्ध जल कितना होगा 31 से लेके 10,000 तक, कितना होगा 31 एटमॉस्फेयर तक तो जो जल होगा वो कौन सा होगा अनुपलब्ध जल, ठीक है। और यदि 31 से ज्यादा अपने से पूछे तो वो कौन सा हो जाए 31 एटमॉस्फेयर से जो ज्यादा होगा वो जल कौन सा होगा समतंत्र जल। तो अपने इस डायग्राम से दोनों क्लासिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। कौन सी टेंशन पे कितने बार पर कौन सा पानी उपस्थित है वो है उसकी टेंशन या वो दिया हुआ है, उनका यूनिट दे रखी है, ठीक है। यदि इसका यदि विभव में बात करें यानी कि पोटेंशियल में बात करें तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, ऐसे कर सकते हैं 0-0.33 से -15 एटमॉस्फेयर, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है उसकी विभव की बात कर रहा है। तो ये अपने क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल वाटर, तो ये अपने सोइल वाटर की बात हो गई है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे रासायनिक मृदा के क्या पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सी आएगी, एक तो पीएच हो गया, सेकंड कौन सा होगा ईसी होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नेक्स्ट कौन सी होगी सीईसी होगा। पीएच कॉन्सेप्ट किसने दिया था सोरेसन ने दिया था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था सोरेसन में 1909 में 1909 में दिया था। पीएच क्या होता है किसी भी लिक्विड की किसी भी सोल्यूशन की क्या होगी अम्लीयता और क्षारीयता, यानी कि कोई सोल्यूशन है कोई लिक्विड क्वांटिटी वो क्या है अम्लीय है या वो क्षारीय है। इसी में क्या होगा कितने लवण प्रेजेंट है, जिस मृदा में जितने लवण होगी उतनी उसकी क्या होगी ईसी होगी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होगी किसी मृदा के पार्टिकल के द्वारा सोइल पार्टिकल को
एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, यानी कि कितनी घनायन विनिमयशीलता की मात्रा है, मतलब कितना, क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसमें कितने पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, वो क्या होगा, CEC। तो ये अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, और लगभग आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।